दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे जहर की बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा जहर जो हमारी रगों में सदियों से बह रहा है। एक ऐसा जहर जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया, भाई को भाई से, दोस्त को दोस्त से। और इस जहर का नाम है जातिवाद। हाँ, वही जातिवाद जो तय करता है कि तुम किस घर में जन्म लोगे तो तुम्हारी कीमत क्या होगी। वही जातिवाद जो कहता है कि एक इंसान सिर्फ इसलिए बड़ा है क्योंकि वह ऊंची जाति में पैदा हुआ और दूसरा सिर्फ इसलिए छोटा है क्योंकि वो नीची जाति में पैदा हुआ। सोचो जरा, क्या कभी किसी बच्चे ने अपने पैदा होने से पहले जाति चुनी है? नहीं ना। फिर भी समाज ने उसे एक ठप्पा दे दिया, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। यह ठप्पा, यह बेड़ियां इंसानियत पर सबसे बड़ा अपमान है। आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। चांद पर घर बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर अब भी इंसान को जाति के चश्मे से देख रहा है। आज मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। क्या जातिवाद ने हमारे समाज को सदियों तक गुलाम नहीं बनाया? क्या आज भी जातिवाद की आग गांव-गांव, गली-गली नहीं जल रही? और क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम इस आग को हमेशा के लिए बुझा दें? इसी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 3 बड़े मुद्दों पर। सबसे पहले इतिहास की बेड़ियां, जातिवाद की जड़ें और उसका जहर। दोस्तों, अगर हमें जातिवाद को समझना है तो हमें पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि जातिवाद कोई आज की पैदाइश नहीं है। यह सदियों पुरानी सोच है जिसने धीरे धीरे हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। वर्ण व्यवस्था से जातिवाद तक सबसे पहले हमें समझना होगा कि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था क्या थी। प्राचीन काल में समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्राह्मण, ज्ञान और शिक्षा का काम; क्षत्रिय, रक्षा और शासन का काम; वैश्य, व्यापार और खेती; शूद्र, सेवा और श्रम। शुरुआत में यह व्यवस्था काम और योग्यता के आधार पर थी, यानी अगर किसी में पढ़ने लिखने की क्षमता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, अगर कोई वीर और पराक्रमी है तो वह क्षत्रिय बन सकता है। लेकिन समय के साथ साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित जाति में बदल गई। अब सवाल यह था कि तुम क्या कर सकते हो या नहीं, बल्कि तुम किस घर में पैदा हुए हो, यह सब कुछ तय करने लगा। यही से समाज में ऊंच नीच की दीवार खड़ी हो गई। ब्राह्मण को ऊंचा माना गया, क्षत्रिय को शूरवीर, वैश्य को व्यापारी और शूद्र को सबसे नीचे। शूद्र को पूजा पाठ से दूर रखा गया, उन्हें मंदिरों में जाने का हक नहीं था, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि कई जगहों पर उन्हें छू लेने तक से पानी अशुद्ध माना जाता था। दोस्तों, सोचो जरा, क्या यह इंसानियत है? क्या यह धर्म है या केवल सत्ता और अहंकार का खेल था? भारत हमेशा से अपनी विविधता और ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन जातिवाद ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया। ऊंच नीच की इस लड़ाई में हमारी ताकत कमजोर होती चली गई। विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। अगर समाज एकजुट होता तो शायद भारत कभी गुलाम न बन पाता, लेकिन जातिवाद ने हमें पहले ही बांट दिया था, ऊंचे और नीचों में। दोस्तों, जातिवाद का सबसे बड़ा प्रहार सिर्फ गरीब और दलितों पर ही नहीं बल्कि स्त्रियों पर भी हुआ। वर्ण और जाति के नाम पर स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा गया। उनकी शादी तय करने का हक भी उन्हीं के हाथ में नहीं था। यहाँ तक कि कई जगहों पर स्त्रियों को केवल जाति की मर्यादा बचाने का साधन मान लिया गया। सोचो, इंसान को इंसान नहीं बल्कि जाति की जंजीर मानना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन दोस्तों, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, हर युग में कुछ दीपक जलते हैं। भक्ति आंदोलन में कबीर, रैदास, नामदेव, मीरा और गुरु नानक जैसे संतों ने जातिवाद पर सीधा प्रहार किया। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। गुरु नानक ने कहा, एक ही पिता, एक ही हम बारीक। इन संतों ने कहा कि इंसान की कीमत उसके कर्म और ज्ञान से होती है, ना कि उसकी जाति से। लेकिन अफसोस, समाज ने उनकी आवाज़ को सुना भी और अनसुना भी किया। सदियों बाद भी जातिवाद का जहर खत्म नहीं हुआ। ब्रिटिश राज में जातिवाद और भी गहराया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने जनगणना में हर किसी की जाति दर्ज की। उन्होंने जाति के नाम पर फौज और नौकरियों में बंटवारा किया, यानी जो पहले से समाज में आग लगी थी, अंग्रेजों ने उसमें घी डाल दिया। दोस्तों, जातिवाद सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, यह इंसानियत पर सबसे बड़ा कलंक है। यह वह बेड़ी है जिसने हमारे समाज को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। सोचो, जब इंसान से छू लेने भर से घृणा करने लगे, जब इंसान को पानी पिलाने से रोके, जब इंसान को मंदिर में प्रवेश से वंचित करे, तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि हम सभ्य समाज हैं? दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जातिवाद इतिहास की जड़ों में पलता रहा। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह सिर्फ इतिहास में है? क्या आज का भारत जो खुद को डिजिटल इंडिया कहता है, जातिवाद से मुक्त हो चुका है? नहीं दोस्तों, कड़वा सच यह है कि आज भी जातिवाद हमारे चारों ओर धधक रही आग की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह आग कभी खुलेआम जलती है तो कभी राख के नीचे दबकर धीरे धीरे सुलगती रहती है। दोस्तों, स्कूल वह जगह है जहाँ हर बच्चा सपनों की उड़ान भरना चाहता है। लेकिन सोचो, जब उसी स्कूल में बच्चे को उसकी जाति बताकर अलग थलग कर दिया जाए तो उस पर क्या बीतेगी। आज भी कई गांवों और कस्बों में बच्चे अपनी जाति छुपाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर दूसरों को पता चल गया कि वह दलित है या पिछड़े वर्ग से है तो कई बार उसे छोटा समझा जाता है। यहाँ तक कि कई जगह शिक्षक तक बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। पानी पिलाने से लेकर बैठने की जगह तक जातिवाद की दीवार खड़ी कर दी जाती है। जब बचपन से ही बच्चे को यह जहर पिला दिया जाएगा कि वह कमतर है तो उसके सपनों का क्या असर पड़ेगा।
यही जातिवाद है जो भविष्य को जन्म से ही बांध देता है। भारत गांवों का देश है, लेकिन गांव ही जातिवाद की सबसे गहरी प्रयोगशाला भी है। आज भी हजारों गांवों में जाति के आधार पर मोहल्ले अलग अलग हैं। ऊंची जाति वाले अपने मोहल्ले में रहते हैं और दलितों को गांव के किनारे बसा दिया जाता है। शादी ब्याह में जाति पूछी जाती है, पानी के कुएं तक अलग अलग होते हैं। कई जगह पर तो दलितों को बारात निकालने तक की इजाजत नहीं होती, और अगर कोई इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम हिंसा और खून खराबे के रूप में सामने आता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े खेल पर, राजनीति। भारत की राजनीति जातिवाद पर टिकी हुई है। हर चुनाव में पार्टियां जातियों का जोड़ घटाना करती हैं। कौन सी जाति कितनी संख्या में है, किसे टिकट देना है, किसे मंत्री बनाना है, सब जाति के आधार पर तय होता है। राजनेता जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, लोग भी जाति के नाम पर वोट डालते हैं, और इसी तरह जातिवाद की यह गाड़ी हर 5 साल में और तेज हो जाती है। सोचो दोस्तों, जब नेता जनता को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ जाति के वोट बैंक के रूप में देखे तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। आज जब हम नौकरी की बात करते हैं तो जातिवाद का मुद्दा और गहरा हो जाता है। आरक्षण, यह शब्द सुनते ही समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ वह वर्ग है जिसे लगता है कि आरक्षण उसकी मेहनत छीन रहा है। दूसरी तरफ वह वर्ग है जो कहता है कि अगर आरक्षण ना होता तो सदियों से दबे कुचले लोग कभी उठ ही नहीं पाते। दोस्तों, सच तो यह है कि आरक्षण एक दवा है, समाज के जख्मों को भरने की दवा। लेकिन जब बीमारी ही इतनी गहरी है तो यह दवा भी विवादों से घिर जाती है। आज भी इंटरव्यू में, नौकरी देने में कई बार जाति के आधार पर भेदभाव होता है। सिर्फ रिज्यूम में देखकर इंसान को आंका नहीं जाता, बल्कि उसके सरनेम से ही उसका भविष्य तय कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आज भी जाति के नाम पर हत्या और दंगे होते हैं। कई बार दलितों को मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है, और अगर वे हिम्मत करके जाएं तो उनकी पिटाई कर दी जाती है। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों की हत्या तक कर दी जाती है, जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। सोचो, प्यार जैसी पवित्र चीज भी जातिवाद की दीवार से टकरा जाती है। क्या यह इंसानियत है या यह किसी समाज का सबसे बड़ा अपराध है? कई लोग कहते हैं, अरे भाई, जातिवाद तो गाँव में होता है, शहरों में कहाँ होता है। लेकिन दोस्तों, यह गलत है। शहरों में जातिवाद उतना खुलकर नहीं दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर हर जगह है। नौकरी में जाति पूछी जाती है, मकान किराए पर देते समय जाति देखी जाती है, शादी ब्याह के लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन में सबसे पहले लिखा होता है ऊंची जाति का लड़का चाहिए। यानी शहरों ने जातिवाद को छुपा दिया है, लेकिन मिटाया नहीं। आज का दौर सोशल मीडिया का है, लेकिन अफसोस यहाँ भी जातिवाद अपनी जड़ें जमा चुका है। आपने देखा होगा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह जाति आधारित ट्रेंड चलते हैं। लोग अपनी जाति की शान में पोस्ट डालते हैं और दूसरों की जाति को गालियां देते हैं। मतलब डिजिटल इंडिया में भी जातिवाद ने अपनी दुकान खोल ली है। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि जातिवाद सिर्फ बाहर की चीज़ नहीं है, यह हमारे दिमाग में बैठा जहर है। हम में से कई लोग अनजाने में जातिवाद करते हैं, जैसे किसी से पूछना तुम्हारी जाति क्या है, शादी के लिए सबसे पहले जाति देखना, किसी को सिर्फ उसके सरनेम से आंक लेना। यानी जातिवाद हमारे सोचने के ढंग में समा चुका है। सवाल जो हमें खुद से पूछने होंगे, क्यों आज भी इंसान को इंसान से नहीं बल्कि जाति से पहचाना जाता है? क्यों हमारे बच्चों को जाति का नाम बताकर अपमानित किया जाता है? दोस्तों, जब तक हम इन सवालों का सामना नहीं करेंगे तब तक जातिवाद का जहर हमारे खून में बहता रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम इस आग को बुझा सकते हैं? क्या हम जातिवाद की इन दीवारों को गिरा सकते हैं? क्या हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ इंसान को इंसान माना जाए, ना कि उसकी जाति को? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें समाधान और क्रांति दोनों की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हमें जातिवाद को ख़त्म करना है तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा ही वह हथियार है जो अज्ञानता की दीवारों को तोड़ सकती है। जब बच्चा बचपन से ही यह सीखेगा कि इंसान बराबर है तो उसके दिमाग में जाति की गंदगी नहीं जाएगी। जब दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनेंगे तो समाज की सोच अपने आप बदलेगी। जब हर बच्चा स्कूल में एक ही बेंच पर बिना भेदभाव के बैठेगा तभी जातिवाद की जड़ें हिलेंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह जातिवाद तोड़ने की कुंजी थी। दोस्तों, जातिवाद सिर्फ मानसिकता नहीं है, यह अपराध भी है। इसलिए जरूरी है कि कानून सख्त हो। अगर किसी के साथ जाति के नाम पर भेदभाव किया जाए तो अपराधी को कड़ी सजा मिले। अगर किसी गांव में दलितों को पानी के कुएं से दूर रखा जाए तो वहां प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। अगर किसी प्रेमी जोड़े को सिर्फ जाति के नाम पर मार दिया जाए तो यह ऑनर किलिंग नहीं बल्कि मर्डर कहलाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, जब तक कानून का डंडा मजबूत नहीं होगा तब तक जातिवाद की आग जलती रहेगी। दोस्तों, जातिवाद से लड़ाई सिर्फ कोर्ट या स्कूल में नहीं जीती जा सकती, यह लड़ाई सड़कों पर, समाज के बीच लड़ी जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया ताकि दलितों को भी पानी पीने का अधिकार मिले। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले ने लड़कियों और दलितों को पढ़ाने के लिए समाज का विरोध झेला। पेरियार ने दक्षिण भारत में जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। इन आंदोलनों ने समाज को हिला दिया और आज जरूरत है हम भी आवाज उठाएं, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो जातिवाद की ताकत और बढ़ेगी। दोस्तों, सच कहूँ तो यह लड़ाई हमारी पीढ़ी के कंधों पर है। आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमें यह तय करना होगा कि हमें अपने बच्चों को कैसा समाज देना है। क्या हम उन्हें वही जाति की बेड़ियां देंगे जो हमें विरासत में मिली, या फिर हमें उन्हें आज़ादी देंगे, जातिवाद से भी और नफरत से भी? नई पीढ़ी को समझना होगा कि असली इज्जत जाति से नहीं कर्म से मिलती है। अगर हम जाति छोड़कर इंसानियत की पहचान अपनाएंगे तो असली भारत बनेगा।
दोस्तों, हर धर्म ने यही कहा है कि इंसान बराबर है। भगवान ने कभी जाति नहीं बनाई, जाति बनाई है इंसानों ने, सत्ता के लिए, अहंकार के लिए। कबीर ने कहा था, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए गान। अगर हम धर्म को सही रूप में समझें तो जातिवाद खुद ब खुद मिट जाएगा। दोस्तों, आज मीडिया और सोशल मीडिया समाज का आईना है, लेकिन अफसोस कई बार ये आईना भी जातिवाद से धुंधला हो जाता है। जरूरत है कि मीडिया जातिवाद की घटनाओं को उजागर करे। सोशल मीडिया पर लोग जाति की डींगे ना मारें, बल्कि बराबरी का संदेश फैलाएं। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर ट्वीट जातिवाद के खिलाफ हथियार बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हमें खुद से लड़ना होगा। हाँ, हम सबके भीतर कहीं ना कहीं जातिवाद छुपा बैठा है। जब हम किसी से उसका सरनेम पूछते हैं, जब हम शादी में जाति देख कर जाते हैं, जब हम किसी जाति को मजाक में नीचा दिखाते हैं, तो समझो कि जातिवाद अब भी जिंदा है। अगर हमें बदलाव लाना है तो सबसे पहले हमें अपने दिल और दिमाग को बदलना होगा। दोस्तों, जातिवाद की दीवारें तोड़ने के लिए हमें इंसानियत के धागे से जुड़ना होगा। ऊंची जाति, नीची जाति, यह सब इंसानों की बनाई हुई झूठी परिभाषाएं हैं। असली पहचान है इंसानियत की अच्छाई, उसका कर्म और उसका ज्ञान। जब हम मिलकर खड़े होंगे तभी जातिवाद की दीवारें गिरेंगी। दोस्तों, जातिवाद कोई मामूली समस्या नहीं है, यह इंसानियत के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। अगर हमें सच में एक नया भारत बनाना है तो हमें क्रांति करनी होगी। एक ऐसी क्रांति जो किताबों में नहीं, हमारे दिलों में लिखी जाए। एक ऐसी क्रांति जो जाति नहीं, इंसानियत का नारा लगाए। एक ऐसी क्रांति जो कहे, न ऊंच न नीच, हम सब बराबर हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम साफ साफ कहें, जाति का नाम छोड़ो, इंसानियत का नाम अपनाओ। याद रखो, अगर तुम जातिवाद के खिलाफ खड़े नहीं हो तो तुम भी इस अपराध के हिस्सेदार हो। तो उठो, जागो और कसम खाओ कि ना तुम जातिवाद करोगे और ना अपने बच्चों को जातिवाद सिखाओगे, ना इस जहर को आगे बढ़ने दोगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जब जातिवाद तुम्हारे सामने खड़ा था तो तुमने क्या किया। और तब हमें जवाब देना होगा, हमने इंसानियत को चुना, हमने बराबरी को चुना।